नमस्कार बच्चों, देखिए आज मैं आपको कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा एमपी बोर्ड की विशिष्ट हिंदी, विशिष्ट का मतलब जो होता है कि जो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनकी विशिष्ट हिंदी है ना, का यहाँ पर आपको हिंदी पद साहित्य का विकास में आपको पढ़ाने वाला हूँ। परीक्षा अध्ययन से पढ़ा रहा हूँ आप, है ना। आपके पास जो भी गाइड हो, आपके पास जो भी गाइड हो, केशव की, प्रबोध की, जो भी गाइड हो उससे आप याद कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको परीक्षा अध्ययन से पढ़ा रहा हूँ। अभी आपको बिल्कुल हाथ बांध करके बिल्कुल पूरे फोकस से समझना है, और सामने हो सके तो परीक्षा अध्ययन खोल सकते हो या फिर पेन रखो और एक कापी रखो और लिखते भी चलो और समझते भी चलो। अब जो आपकी क्षमता आप बेसा काम कर सकते हो। हिंदी पद साहित्य का विकास, सबसे पहले मैं बात करूंगा पद किसको बोलते हैं। पद उसको बोलते हैं जो पोयम वाले जो पाठ होते हैं। जो कौन से पाठ होते हैं? जो पोयम वाले पाठ होते हैं, जो कविता वाले पाठ होते हैं, उसको हम बोलते हैं पद। क्या बोलते हैं? उसको हम पद बोलते हैं। जो कविता वाले हमारे पाठ होते हैं, जो पोयम वाले पाठ होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पद। पद का साहित्य मतलब हिंदी का जो पद साहित्य है वो कब से चला आ रहा है। हिंदी कितने साल पुरानी है, कब से हिंदी आ रही है, कब से हिंदी में रचनाएं लिखी जा रही है, कब से हिंदी में ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, यहाँ पर आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो एक बहुत ही विद्वान पंडित हुए थे, उनका नाम था पंडित आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या नाम था उनका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने हिंदी भाषा के 1000 वर्ष, कितने वर्ष? हिंदी भाषा के 1000 वर्ष को उन्होंने बांटा। पिछले 1000 साल से हिंदी में क्या क्या हुआ है उसके बारे में उन्होंने पूरा इसका इतिहास लिखे है ना। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी पद साहित्य का विभाजन, हिंदी साहित्य का काल विभाजन। क्या पढ़ रहे हैं अपन यहाँ पर? काल विभाजन। पेपर में 4 नंबर का क्वेश्चन बन के जाएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभाजित किया गया है उनका वर्णन करो। पेपर में पूछ लेगा हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है उनका वर्णन करो। हिंदी साहित्य को कितने वर्षों में बांटा गया है उसका वर्णन करो। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका है आदिकाल। पहला कौन सा काल होता है? आदिकाल। इस आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है, लिखते भी चलना है ना, वीरगाथा काल। आदिकाल को और क्या कहा जाता है? वीरगाथा काल भी कहा जाता है। आदिकाल मतलब बहुत पहले की बात हो गई, वीरगाथा काल भी कहा जाता है। ये चलता है यहाँ पर आपका संवत, विक्रम संवत 10,150 से 1375 तक चलता है। क्लियर? 1050 मतलब 1000 साल पे, अभी 2020 चल रहा है। 1050 से 1375 तक कौन सा काल चला आपका? आदिकाल या वीरगाथा काल चला। इस समय के जो कवि थे, आदिकाल के जो क्या थे? कवि थे। वो लोग ऐसे फालतू रचनाएं नहीं लिखते थे, वो वीरों की कहानी लिखते थे, है ना। चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, समझ में आ रहा है ना? पृथ्वीराज रासो। उसके बाद जितने भी कवि हुए आदिकाल वीरगाथा काल के, वो लोग उस समय के जो राजा महाराजा थे ना, उनको अपनी चापलूसी पसंद नहीं थी। वो लोग भैया वीर हुआ करते थे। एक एक राजा में इतनी ताकत होती थी कि बिल्कुल वो वीरों वाली बात करते थे कि हम वीर है, हम कौन है? हम योद्धा है। हम कौन है? योद्धा है। वो वीरता की बात करते थे। तो उस समय के कवि ने कैसी रचनाएं लिखे? वीरता से ओतप्रोत रचनाएं लिखी है। वीर इंसान को पढ़ने पर पूरे वीर रस की कविता लिखी गई है, इसलिए इस काल को अपन क्या बोलते हैं? वीरगाथा काल कहा जाता है। फिर यहां पर आया आपका भैया पूर्व मध्यकाल। क्या आया यहां पर आपका? दूसरा काल यहां पर आया आपका पूर्व मध्यकाल। क्या आया यहां पर आपका? पूर्व मध्यकाल। इसको भक्ति काल भी कहते हैं। अपन क्या बोलते हैं? भक्ति काल भी कहा जाता है। ये चला आपका संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक। अब 1375 में क्या हुआ कि भैया जितने भी जो कवि लोग थे वो सब भगवान की भक्ति के प्रति आतुर हो गए, है ना। इस समय में तुलसीदास जी का जन्म हुआ, उन्होंने रामचरितमानस लिखे। मलिक मोहम्मद जायसी हुए, है ना, उन्होंने पद्मावत लिखे। इसके साथ साथ आपका जो
भक्ति काल जो है, जो कौन सा काल है, भक्ति काल है, इसको मध्य काल के पहले का काल है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं पूर्व मध्य काल। भक्ति काल को क्या कहा जाता है, मध्य काल के पहले का समय, इसलिए इसको अपन इसको बोलते हैं पूर्व मध्य काल। ये आपका 1375 से लेकर के 1700 ईस्वी तक चला। जो पूर्व मध्य काल या जो भक्ति काल है, कब से कब तक चला, 1375 से 1700 ईस्वी तक आपका ये चला। इसमें मीराबाई हुई, भगवान श्री कृष्ण की उन्होंने कई सारी क्या लिखी, रचनाएं लिखी। सूरदास जी हुए, रसखान जी हुए, ये सारे बहुत सारे क्या हुए यहाँ पर आपके कवि हुए, इन्होंने बहुत सारी क्या लिखी, रचनाएं लिखी। आदिकाल वीरगाथा काल कब से ले कब तक, 1050 से 1375। फिर भक्ति काल आया, इसको मध्यकाल का पहले का समय, इसको पूर्व मध्यकाल अपन ने बोले कब से कब तक, 1375 से 1700 ईस्वी तक। अगला आया यहाँ पर आपका उत्तर मध्यकाल। क्या आया आपका, उत्तर मध्य काल। इसको अपन ने रीति काल भी कहा। क्या कहा इसको अपन ने, रीति काल भी कहा। उत्तर मध्य काल को अपन ने क्या बोले, रीति काल। ये चला आपका संवत 1700 से 1900 तक चला। इसको नोट करते चलो, कब से ले कब तक चला ये, संवत 1700 से 1900 तक चला। अब आया आपका रीतिकाल। अब भी सबसे पहले कवि लोग भैया वीर बने। क्या बने, वीर। फिर वीर वाले कवि के बाद फिर भक्त वाले कवि आ गए, भगवान की भक्ति। उसके बाद रीतिकाल के जितने भी कवि आए उनको सब नारी के अलावा कुछ दिखी क्या, नहीं दिखी। श्रृंगार रस की बिल्कुल कविताएं लिखे। राजा महाराजा के लिए भी कौन सी कविताएं लिखे, श्रृंगार रस की कविताएं लिखे, है ना। रीतिकाल के जो कवि थे उन्होंने नारी के नख से लेकर के तक, मतलब नारी की नाखून से लेकर के बाल तक का पूरा एक एक चीज का वर्णन करा। किसके कवि ने, रीतिकाल के कवि ने। ऐसे कवि हुए, कहां पर कवि हुए, रीतिकाल में कवि हुए। कब से लेकर कब तक चला, 1700 से लेकर के 1900 तक का। और उस समय के राजा महाराजा लोग भी क्या थे, बिल्कुल चलाओ बजाओ तबला, है ना, डांस चालू करो, है ना, ऐसे थे। कौन, रीतिकाल के कवि। कब से कब तक चला ये, 1700 से लेकर के 1900 तक चला। क्लियर। इसके बाद यहां पर आया आपका चौथा आधुनिक काल। क्या आया यहाँ पर आपका, आधुनिक काल। बाहर जाना, बाहर चल जाओ, हरकत मत दिखाओ भाई, समझ में आ रहा है ना। तो मत, फिर मैं नाम काट दूंगा, स्पष्ट बोल दूंगा, मना कर दूंगा मैं डायरेक्ट। अगला आया यहाँ पर आपका आधुनिक काल। ये पेपर में आएगा, 4 नंबर क्वेश्चन बन के आएगा ये, पूरा फोकस समझा रहा हूँ इसलिए तुमको मैं। आधुनिक काल, आधुनिक काल या वर्तमान काल, आधुनिक काल या वर्तमान काल। ये चला संवत 1900 से लेकर के आज तक। कब तक चला ये, संवत 1900 से लेकर के आज तक आपका यहाँ पर ये चला। कौन सा काल आपका, आधुनिक काल या वर्तमान काल। कब से कब तक चला, 1900 से लेकर के आज तक चलता आ रहा है। क्लियर। अब आपके सिलेबस से इस साल आदिकाल हटा दिया गया है, पूर्व मध्य काल, भक्ति काल भी हटा दिया गया है। आपको सिर्फ 2 काल पढ़ना है। पहला काल है यहाँ पर आपका रीतिकाल पढ़ना है, और दूसरा आपको आधुनिक काल यहाँ पर आपको पढ़ना है। अब रीतिकाल का जो काव्य था, किसका काव्य था, रीतिकाल का जो काव्य, पेपर क्वेश्चन लिखो। रीतिकाल के काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखी है। हिंदी की बुक है किसी के पास, हिंदी की बुक, रीतिकाल के काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखी है। रीतिकाल के काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। लिखो क्वेश्चन, रीतिकाल के काव्य की विशेषताएं लिखिए। सन 2009 में आया है, 2016 में आया है, सन डाल लो, 2009 2016। रीतिकाल के काव्य की विशेषताएं, रीतिकाल के काव्य की विशेषता, रीतिकाल के काव्य की विशेषता। पहला यहां पर आपका श्रृंगार वर्णन। पहला क्या है, श्रृंगार वर्णन। मैंने आपको बताया था रीतिकाल के जितने भी कवि थे वो सिर्फ उनको सिर्फ क्या सोचता था, श्रृंगार सोचता था। तो देखो रीतिकाल के कवि ने श्रृंगार रस के संयोग का भी वर्णन करा है, जब नायक और नायिका का मिलन होता है संयोग का भी वर्णन करा है, और वियोग का भी वर्णन करा है। क्या का वर्णन करा है, वियोग का भी वर्णन करा है। किसने, रीतिकाल के कवियों ने। पहला क्या करे यहाँ पर, श्रृंगार वर्णन करे। किसका वर्णन करे, श्रृंगार वर्णन करे। दूसरा यहाँ पर आपका पॉइंट क्या है, अभी पूछ भी रहूंगा ना, रीतिकाल पहला क्या है, श्रृंगार वर्णन। रीतिकाल के कवियों ने संयोग और वियोग दोनों पक्षों का क्या करा, वर्णन करा। दूसरा यहाँ पर आपका है आश्रयदाता, आश्रय दाताओं की प्रसन्नता पर केंद्रित, की प्रसन्नता पर केंद्रित। रीतिकाल के जो कवि थे
वो जिस राजा महाराजा के दरबार में रहते थे, वो उन राजा महाराजा को खुश करने के लिए उनको जब बोलते थे आप तो बिल्कुल महान हो, उन्हीं के ऊपर गाने लिख रहा है, उन्हीं के ऊपर कविताएं लिख रहा है। राजा प्रसन्न, अरे क्या मेरी तारीफ करा, ये सोने का हार ले, ये सोने का हार ले, अरे क्या कवि है यार, अरे है ना। वो और बोलते जा रहे, अरे क्या आप तो वो महाराजा हो, भले राजा को तलवार पकड़ना नहीं आ रहा है, आप महावीर हो, आप ऐसे हो वैसे हो, है ना। तारीफ के बिल्कुल पुल बांध दे रहे हैं, है ना। देखो, आश्रय दाताओं की प्रसन्नता पर केंद्रित, है ना। एक कहावत है, मूर्ख की तारीफ सुनने से अच्छा है बुद्धिमान की डांट सुनना। समझ में आ रहा है ना, क्लियर। मूर्ख इंसान की तारीफ सुनने से कई गुना अच्छा, क्या जीवन में तरक्की चाहते हो तो बुद्धिमान व्यक्ति की डांट सुनना, है ना। देखो, आश्रय दाताओं की प्रसन्नता पर केंद्रित, किस पर केंद्रित, आश्रय दाताओं की प्रसन्नता पर केंद्रित, है ना। तो देखो, इस समय के जो दरबारी कवि थे, राजाओं की रुचि के अनुसार क्या लिखा करते थे, कविताएं लिखा करते थे। तीसरा है यहाँ पर आपका क्या, तीसरा यहाँ पर आपका लक्षण ग्रंथों की रचना। लक्षण ग्रंथों की रचना, रीतिकाल में किसकी रचना की गई, लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। रीतिकाल में किसकी रचना हुई, लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। लिख के समझो, अब भी याद हो जाएगा। रीतिकाल में किसकी रचना हुई, लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। चौथा यहां पर आज का पॉइंट क्या है रीतिकाल का, भक्ति, भक्ति नीति प्रकृति का चित्रण। भक्ति नीति प्रकृति का क्या चित्रण, भक्ति नीति प्रकृति का चित्रण। रीतिकाल के जो कवि थे उन्होंने भक्ति, अब श्रृंगार रस तो था मान रहा है, लेकिन कुछ कवि भक्ति भगवान के वाले भी थे, है ना। भक्ति की उनके मन में भक्ति थी, है ना। तो उन्होंने क्या करे भैया, भक्ति की भावना, नीति परक उपदेश, नीति परक उपदेश मतलब कि सही क्या है गलत क्या है इन सब के बारे में भी बताया। नीति परक उपदेश हो गया। और प्रकृति का चित्रण, कि प्रकृति में कैसे कैसे चित्र होते हैं, प्रकृति कितनी अच्छी होती है, बादल हो रहे हैं, है ना। घनानंद ने प्रकृति के बारे में चित्रण करा। घनानंद की रचना तुमने पढ़े होंगे, घनानंद का एक पाठ है सुजान वाला, उसमें तुमने पढ़े होंगे ना भैया। वो कैसी वर्णन करता है कि भैया नायिका के जो बाल थे वो इस प्रकार थे कि भैया आसमान में जब काली घटाएं छा जाती है तो जो वो सीन जो रहता है, मतलब ऐसे ऐसे मतलब प्रकृति का मानवीकरण कर दिए। मानवीकरण अलंकार क्या होता है, प्रकृति के माध्यम से मानव की तुलना करना। वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। अब यहाँ पर आपको वीर रस भी देखने को मिला। कौन सा रस देखने को मिला यहाँ पर, वीर रस देखने के लिए मिला। कौन सा रस देखने को मिला, वीर रस। रीतिकाल में क्या था भैया, रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता तो रही, है ना। रीतिकाल में किसकी प्रधानता रही, श्रृंगार रस की प्रधानता रही। लेकिन फिर भी रीतिकाल में भूषण, कौन, भूषण और बिहारी जैसे कवि हुए। रीतिकाल में क्या हुए, क्या हो गया कि पगला जाते हो क्या वे, कि सरक जाते हो अपने आप। देखो, दो तीन लोग के चक्कर में कोचिंग का माहौल खराब हो रहा है, मत आओ यार कोचिंग, स्पष्ट बोल रहा हूँ मैं। रीतिकाल में देखो, रीतिकाल में क्या हुआ, भूषण और बिहारी जैसे कवि हुए, इन्होंने वीर रस वाली कविताएं भी लिखी। अगला पॉइंट आता है यहाँ पर आपका कलात्मकता। छठवां पॉइंट यहाँ पर क्या है आपका, कलात्मकता। कलात्मकता, रीतिकाल के कवि ने कला पक्ष पर विशेष बल दिया। कहाँ पर बल दिया, कला पक्ष पर विशेष बल दिया, है ना। और प्रबंध की अपेक्षा मुक्तक शैली रीतिकाल में अपनाई गई। ये रीतिकाल का काव्य है। कौन सा काव्य है ये, रीतिकाल का काव्य यहाँ पर आपका है। क्लियर। तो रीतिकाल के काव्य की विशेषताएं है ना। पहली विशेषता क्या है, श्रृंगार वर्णन। रीतिकाल कवियों ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का चित्रण किया। दूसरा है आश्रय दाताओं की प्रसन्नता पर केंद्रित। रीतिकाल के कवि जो थे वो राजाओं की प्रसन्नता के अनुसार कविताएं लिखते थे। लक्षण ग्रंथों की रचना, रीतिकाल के कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। भक्ति नीति प्रकृति का चित्रण, रीतिकाल के कवियों ने भक्ति भावना, नीति परक उपदेश और पृथ्वी और प्रकृति का चित्रण किया है। वीर रस, रीतिकाल में मुख्यतः श्रृंगार रस की प्रधानता रही, परंतु भूषण और बिहारी जैसे कवियों ने वीर रस युक्त रचनाएं लिखी। अगला कलात्मकता, रीतिकाल के काव्य में कला पक्ष पर विशेष बल दिया गया है, प्रबंध की अपेक्षा मुक्तक शैली अपनाई गई। क्लियर। बता रीतिकाल की विशेषता है, पीछे वाला बता, दांत निकालने को बोल दो, बताने को बोलेंगे तो कोई बताएगा नहीं। इधर बता, पीछे वाला तू बता। का श्रृंगार तो बताना पूरा, इधर बता तू, बता रे। हाँ, और कौन,
खड़े होकर बोल। फिर वही वाली बात रहती, गधा उनको दो ज्ञान और गधा हिलाए कान। सब पूरे लड़का उन बिल्कुल बेल टाइप की बने, जबकि मैं इतना समझाया भी कोई रहता बिल्कुल याद हो जाता। मैं भी समझता था, क्लास में बैठ करके सर बोलते थे, वो एक इतना समझाते भी थे, एक बार उन्होंने बोले तुरंत रिपीट कर देता था मैं। कैसे बिल्कुल बेल टाइप की हरकत है बिल्कुल। इधर बताओ तुम। वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत शानदार, ऐसा याद करना चाहिए, बहुत शानदार बेटा, है ना, वेरी गुड, है ना। देखो अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका, आप देख सकते हो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन लिखो, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। रीतिकाल के किन्हीं दो कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है। रीतिकाल के किन्हीं दो कवि और उनकी रचनाओं का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन सन 2015, 2009, 2013, 2011 में आया है। 15, 9, 11, 13 सन डाल लो। रीतिकाल को श्रृंगार रस क्यों कहा गया है और रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया है। देखो अब समझना, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है। उत्तर लिखो, डालो हेडिंग उत्तर। इस काल में दरबारी कवियों ने, इस काल में दरबारी कवियों ने, इस काल में दरबारी कवियों ने अधिकतर श्रृंगार की रचनाओं का ही सृजन किया था। अधिकतर श्रृंगार की रचनाओं का ही सृजन किया था। अधिकतर श्रृंगार की रचनाओं का ही सृजन किया था। अतः इसे श्रृंगार काल के नाम से, अतः इसे श्रृंगार काल के नाम से संबोधित किया जाता है। अतः इसे श्रृंगार काल के नाम से संबोधित किया जाता है। इस काल में नारी के, इस काल में नारी के नख देश सिख, इस काल में नारी के नख देश सिख का अतिरंजित चित्रण हुआ है। नख देश सिख का अतिरंजित चित्रण हुआ है। तो भैया रीतिकाल को श्रृंगार काल इसीलिए कहा जाता है कि रीतिकाल के जितने भी दरबारी कवि थे उन्होंने नारी की रचनाओं का ही सृजन किया है। और राजा महाराजा लोग को भी नारी के बारे में अच्छा लगता था ना, तो इस काल के जितने भी दरबारी कवि थे उन्होंने किसका सृजन किया है ना, श्रृंगार रस की रचनाओं का ही सृजन किया है। इसीलिए रीतिकाल को किस नाम से भी जाना जाता है, श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है। इस काल में नारी के नख सिख का वर्णन किया गया है। क्लियर, किसका वर्णन किया गया है, नख सिख का वर्णन किया गया है। नीचे लिखो, रीतिकाल के काव्य को 3 भागों में बांटा गया है। लिखो नीचे, रीतिकाल के काव्य को 3 भागों में बांटा गया है। रीतिकाल के काव्य को 3 भागों में बांटा गया है। पहला लिखो रीति सिद्ध, पहला लिखो रीति सिद्ध, दूसरा लिखो रीतिबद्ध, पहला लिखो रीति सिद्ध, दूसरा लिखो रीतिबद्ध और तीसरा लिखो रीति मुक्त। रीतिकाल को कितने भागों में बांटा गया भैया, 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या है, रीति सिद्ध, दूसरा क्या है, रीतिबद्ध और तीसरा क्या है, रीति मुक्त। रीतिकाल काव्य को 3 भागों में बांटा गया, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। क्लियर। अब लिखो रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। रीति काल के प्रमुख
कवि एवं उनकी रचनाएं, रीतिकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, है ना। इसके लिए तुमको एक कोड याद रखना पड़ेगा, क्या मालूम है? वो कोड तुम्हारा जे है के भू घवी, के भू घवी, ये कोड याद कर लो। कोड इसको लिख लो कॉपी में, क्या कोड याद कर लो? केबू घवी, कोड लिख लो केबू घवी, केबू घवी, केबू घवी। के से क्या निकल के आएगा यहाँ पर तुम्हारा? के से निकल के आएगा तुम्हारा केशव, के से क्या निकल के आएगा? केशव। भू से यहाँ पर तुम्हारा निकल के आएगा भूषण, भू से क्या निकल के आएगा? भूषण। घा से क्या आएगा तुम्हारा? घनानंद, घा से क्या आएगा? घनानंद। और बी से क्या आएगा? बिहारी, बी से क्या आएगा? बिहारी। केशव दास की रचना क्या थी यहाँ पर आपकी? ये कोड पेपर में लिख के मत आना, याद करने के लिए बता रहा हूँ ना। केबू घवी, केबू घवी, केशे केशव, केशव की रचना थी भैया रामचंद्रिका। केशव की रचना क्या थी? रामचंद्रिका। केशव की रचना क्या थी? रामचंद्रिका केशव की रचना थी। भू से भूषण की रचना थी आपकी शिवराज भूषण। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज। शिवराज में भूषण जोड़ दो, शिवराज भूषण, शिवराज भूषण। घनानंद, घनानंद की क्या थी? बिरह लीला, बिरह लीला। घनानंद जो था ना, घनानंद की एक प्रेमिका थी, उसका नाम था सुजान, वो उसको भग गई थी छोड़ के, तो उसके वास्ते उसने जितने काव्य भी लिखा सब में उसने किसके बारे में बताया है? सुजान के बारे में बताया है, और बिरह की लीला करा है। इसकी याद रखना। क्या घनानंद की रचना क्या है? बिरह लीला। घनानंद की रचना क्या है? बिरह लीला। घनानंद की रचना क्या है? बिरह लीला। अगला है बिहारी। बिहारी की रचना है बिहारी सतसई। अब भी पूछ रहा हूँ, बिहारी रचना क्या है? बिहारी सतसई, है ना। केबू घवी, क्या बोला मैंने? केबू घवी, केबू घवी, केबू घवी। रीतिकाल की कवि केबू घवी, रीतिकाल कवि केबू घवी, रीतिकाल कवि केबू घवी, रीतिकाल कवि केबू घवी। के से केशव, रामचंद्रिका। भू से भूषण, शिवराज भूषण। घा से घनानंद, बिरह लीला, है ना। और बी से बिहारी, बिहारी सतसई, बी से बिहारी सतसई। हो गया याद? क्लियर है? चलो कौन बताएगा? देखो अब अगला क्वेश्चन लिखो, याद कर लेना आप लोग, है ना। अगला क्वेश्चन लिखो, रीतिकाल की देन पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। क्वेश्चन लिखो, रीतिकाल की देन पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। रीतिकाल की देन पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। उत्तर, रीतिकाल के कवियों ने, रीतिकाल के कवियों ने, लिखो ना, रीतिकाल के कवियों ने, रीतिकाल के कवियों ने रीतिकाल की देन पर, रीतिकाल की देन पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। रीतिकाल की देन पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। उत्तर लिखो, रीतिकाल के कवियों ने, रीतिकाल के कवियों ने श्रृंगार का उच्च कोटि का वर्णन किया है। रीतिकाल के कवियों ने श्रृंगार का उच्च कोटि का वर्णन किया है। रीतिकाल के कवियों ने श्रृंगार का उच्च कोटि का वर्णन किया है। लिखो, अनुभूति की गहराई, अनुभूति की गहराई, कोमा भाव प्रबलता। तुमने हिंदी की बुक नहीं लानी तो 1 नंबर लिखवाता मैं तुमको, है ना। हाँ, पूरी बुक लेके आना बोला था मैंने। लिखो कोमा भाव प्रबलता, भाव प्रबलता, कोमा बिरह वेदना, बिरह वेदना की जितनी सरस अभिव्यक्ति, बिरह वेदना की जितनी सरस अभिव्यक्ति, की जितनी सरस अभिव्यक्ति इस काल में हुई है, कि जितनी सरस अभिव्यक्ति इस काल में हुई है, उतनी किसी काल में नहीं हुई, उतनी किसी काल में नहीं हुई। भाषा की लाक्षणिकता, लिखो भाषा की लाक्षणिकता, कोमा अलंकारों का चमत्कार पूर्ण, है ना, कोमा अलंकारों का
चमत्कार पूर्ण प्रयोग, अलंकारों का चमत्कार पूर्ण प्रयोग बन रहा लिखते हैं ना, इसी काल में हुआ, इसी काल में हुआ। जो रीति काल था, रीति काल कब से लेके कब तक चला, कब से कब तक चला, अब भी लिखवाया था मैंने, सन 1700 से 1900 तक। कौन सा काल चला आपका, रीति काल चला, पूरे 200 साल चला। तो रीति काल में जितने भी काव्य लिखे उसकी क्या क्या देन थी हमारे समाज को। तो देखिए, पहला, रीति काल के कवियों ने उच्च कोटि का श्रृंगार वर्णन किया है। रीति काल के कवियों ने कैसा वर्णन किया है, उच्च कोटि का श्रृंगार वर्णन किया है। कैसा वर्णन किया है, उच्च कोटि का श्रृंगार वर्णन। उच्च कोटि मतलब बहुत हाई क्वालिटी का बिल्कुल श्रृंगार वर्णन, कि आजकल के पूरे गाने फेल है ना, है ना। रीतिकाल के कवियों ने उच्च कोटि का श्रृंगार वर्णन किया। दूसरा, अनुभूति की गहराई, जो हृदय में जो अनुभूति उठती है वो अनुभूति की बिल्कुल गहराई में पहुंच गए थे। कहाँ पहुंच गए थे, गहराई। भाव प्रबलता, इंसान के मन के जो भाव होते हैं उसका बिल्कुल एक एक चीज का वर्णन। बिरहा वेदना, किस प्रकार से अलग होकर बिरहा में बिल्कुल वेदना में इंसान पड़ा रहता है ना, वो बिरहा वेदना, है ना। इसके बाद कि जितनी सरस अभिव्यक्ति रीति काल में हुई है उतनी और किसी काल में हुई क्या नहीं हुई। भाषा की लाक्षणिकता, अलंकार, अलंकार का चमत्कार पूर्ण क्या किया गया है, रीति काल में प्रयोग किया गया है। बन जाएगा। चलो, कौन बताएगा, रीति काल की देन का संक्षेप में वर्णन करो। चल बेटा बता, पीछे मत देख, मुन्ना बताओ, बता दे रीति काल की देन का संक्षेप में वर्णन। कौन बताएगा, चल तू बता। क्या है, तुम हिंदी याद नहीं, याद करने को बोला मैं, समझना है अच्छे से, कैसा कर रहे हो, तेरा देख। हाँ? पीछे कैसे रे, बिल्कुल कैसे बेल टाइप होगा पूरे पूरे। कोई तो बताओ लड़का मेरे। इधर बाजू में, बाजू, इधर आगे, चल तुम बताओ। वेरी गुड, है ना, देखो पूरा सही बता दी लड़की ने, वेरी, बहुत शानदार, है ना। अब अगला आता है आपका आधुनिक काल। अगला क्या आता है, आधुनिक काल। आधुनिक काल कब से लेकर कब तक चला, सन 1900 से लेकर के आज तक चला आ रहा है। कौन सा काल चला आ रहा है, आधुनिक काल चला आ रहा है 1900 से लेकर के आज तक। अब आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, 6 भागों में। आपको पेपर में क्वेश्चन आता है आधुनिक काल के विभाजन पर प्रकाश डाली। पेपर में क्वेश्चन बन के आएगा आधुनिक काल के विभाजन पर प्रकाश डाली, लिखो क्वेश्चन, है ना। आधुनिक काल के विभाजन पर प्रकाश डालिए, आधुनिक काल के विभाजन पर प्रकाश डालिए। आधुनिक काल के विभाजन पर प्रकाश डाली, है ना। सबसे पहले आधुनिक काल में आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया, क्लियर। पहला है भैया भारतेंदु युग। भारतेंदु युग, जो भारतेंदु युग था वो सन 1850, कब से, 1850 से लेकर के 1900 तक चला। भारतेंदु कब से लेकर कब तक चला आपका, 1850 से लेकर के, है ना, है ना। ये सन 1850 है, संवत नहीं है, क्या ये सन 1850 से लेकर है। और ये आपका संवत से बोला हूँ मैंने, संवत 1900 से लेकर आज तक चला। 2 चलते हैं कैलेंडर, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है विक्रम संवत चलता है और एक सन चलता है। विक्रम संवत मतलब कि अपना इंडियन लोग का, भारत देश के लोग का, है ना। और जो सन चलता है वो अंग्रेजी का चलता है। तो सन कब से लेकर कब तक है, भारतेंदु युग, है ना। ये सन 1843 से, सन 1843 से आज तक है। सन में देखा जाए तो भारतेंदु युग की शुरुआत 1843 से लेकर के आज तक हुई है, और संवत में देखा जाए तो 1900 से लेकर के आज तक, विक्रम संवत से, है ना।
तो देखिए सन की बात कर रहा हूँ, तो भारतेंदु युग कब से लेकर कब तक चला? सन 1850 से लेकर के सन 1900 तक चला। कौन सा युग चला आपका? भारतेंदु युग चला। भारतेंदु युग कब से कब तक चला? सन 1850 से लेकर के सन 1900 तक चला भारतेंदु युग। इसके प्रमुख कवि कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। प्रमुख कवि कौन थे इसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रमुख कवि कौन थे इसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग के बाद आया आपका द्विवेदी युग। कौन सा युग आया? द्विवेदी युग आया। भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग आया। द्विवेदी युग चला आपका सन 1900 से लेकर के 1920 तक चला। द्विवेदी युग कब से लेकर कब तक चला? द्विवेदी युग सन 1900 से लेकर के 1920 तक चला। इसके प्रमुख कवि कौन थे? इसके प्रमुख कवि थे अयोध्या सिंह उपाध्याय। कहाँ को सुमन आगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिऔध। हरिऔध। इसके प्रमुख कवि कौन थे? हरिऔध थे। उनका शॉर्टकट नाम क्या था? हरिऔध। अयोध्या श्री उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध। अयोध्या श्री उपाध्याय हरिऔध। सबसे पहले भारतेंदु युग 1850 से 1900 तक, प्रमुख कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर आया आपका द्विवेदी युग 1900 से लेकर के 1920 तक, प्रमुख कवि कौन? अयोध्या श्री उपाध्याय हरिऔध। तीसरा यहाँ पर आपका आता है भैया छायावादी युग। कौन सा आता है? छायावादी युग आता है। छायावादी कब से लेकर कब तक चला? छायावादी चला आपका सन 1920 से लेकर के 1936 तक चला। कब से लेकर कब तक चला? 1920 से लेकर के 3600 तक चला। इसके प्रमुख कवि थे जयशंकर प्रसाद। इसके प्रमुख कवि कौन थे? जयशंकर प्रसाद। क्लियर? जयशंकर प्रसाद, है ना। देखो छायावादी युग, छायावादी युग कब से लेकर कब तक चला? 1920 से लेकर के 1936 तक चला। कौन सा युग? छायावादी युग। इसके प्रमुख कवि कौन थे आपके? जयशंकर प्रसाद थे। चौथा है आपका प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी आपका जो युग था वो कब से लेकर कब तक चला? सन 1936 से लेकर के 1950 तक। कौन सा युग चला? अंग्रेज लोग का जमाना था भैया, है ना। प्रगतिवादी युग चला। कौन सा युग चला? प्रगतिवादी युग चला। इसके प्रमुख कवि कौन थे? अज्ञेय जी थे। कौन थे? अज्ञेय थे। अज्ञेय, है ना। अज्ञेय जी थे, है ना। कौन सा? प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग कब से लेकर कब तक चला? 1936 से 1950 तक चला। सॉरी 1936 से, हल्का सा मिस्टेक हो गया है। प्रगतिवादी युग जो था आपका 1936 से 1943 तक चला। और इसके प्रमुख कवि कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी थे। कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर जी थे। प्रगतिवादी युग, प्रगतिवादी युग कब से कब तक चला? 1936 से 1943 तक चला। इसके प्रमुख कवि कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर जी थे। अगला यहाँ पर आपका प्रयोगवादी युग। पांचवा क्या है आपका? प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग। प्रयोगवादी युग जो था आपका 1943 से लेकर के 1950 तक चला। इसके प्रमुख कवि थे आपके अज्ञेय थे। कौन थे? अज्ञेय थे। अब आपका अगला चला नई कविता। क्या चलिए आपकी? नई कविता। नई कविता कब से कब तक चली? सन 1950 से लेकर के आज तक। इसके प्रमुख कवि कौन रहा है? भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र। देखो याद कैसे करोगे? सबसे पहले भारतेंदु युग, भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग, फिर छायावादी युग, फिर प्रगतिवादी, फिर प्रयोगवादी, फिर नई कविता। फिर से आंख बंद करके बोलो। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता। सन कैसे याद रखोगे? 1850 से 1900, 1900 से 1920, 1920 से 1936, 36 से 43, 43 से 50, 50 से आज तक, 50 से 1900, 1850 से 1900,
1900 से 20, 20 से 36, 36 से 43, 43 से 50, 50 से आज तक। भारतेंदु के प्रमुख कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र। द्विवेदी के प्रमुख कवि अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध। उसके बाद छायावादियों के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद। उसके बाद प्रगतिवादियों के कवि रामधारी सिंह दिनकर। प्रयोगवादियों के कवि अज्ञेय। नई कविता कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी। अब यहाँ से हमको आधुनिक काल के क्वेश्चन क्या बन के आते हैं। अब आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा भारतेंदु युग की विशेषताएं बताइए और भारतेंदु युग के प्रमुख 4 कवि के नाम। पेपर में क्वेश्चन आ जाएगा, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर आपका क्या, द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं बताइए और द्विवेदी युग के कितने कवि के नाम, 4 कवि के नाम। अगला क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर आपका छायावादी युग की प्रमुख विशेषता बताइए। मोस्ट आईएमपी है, छायावादी में आईएमपी लगा दो, है ना। इसके प्रमुख है ना, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए और छायावादी युग के 4 कवियों के नाम लिखिए, क्लियर। इसके बाद यहाँ पर आपका आएगा प्रगतिवादी युग की प्रमुख विशेषता बताइए और प्रगतिवादी युग के प्रमुख 4 कवियों के नाम बताइए। अगला क्वेश्चन आ जाएगा प्रयोगवादी युग के है ना विशेषता बताइए और 4 कवि के नाम बताइए। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रयोगवाद के छायावाद में करके जाते हैं, छायावाद के प्रयोगवाद में करके जाते हैं ना। नई कविता के प्रमुख 4 कवियों के नाम। तो सबके यहाँ पर तुम कोड वर्ड लिख लो। सबसे पहले तुमको कवि लोग के नाम याद करवाता हूँ, है ना। देखो है ना, कवि लोग के हम क्या करेंगे, नाम याद करेंगे। देखो कवियों के हम क्या करेंगे, नाम याद करेंगे, है ना। सबसे पहले डाली हेडिंग भारतेंदु युग के प्रमुख कवि। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि। इसका कोड है आपका अप्रभारा, अप्रभारा। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि का कोड क्या है आपका, अप्रभारा। इसको लिख लो, नहीं तो पेपर के पहले याद करोगे 6-7 घंटे लग जाएंगे याद करने में, नहीं होने वाला, है ना। भारतेंदु के प्रमुख कवि क्या है, अप्रभारा। कोड है, पेपर में लिख के मत आना, कोड बनाया मैंने। भारतेंदु के प्रमुख कवि क्या है आपके, अप्रभारा। आज से आएगा आपका अंबिका दत्त व्यास। आज से क्या आएगा, अंबिका दत्त व्यास। इनकी रचना यहाँ पर आपका है भारत धर्म, भारत धर्म और पावस, पावस पचासा। भारत धर्म पावस पचासा। आज से क्या आएगा आपका, अंबिका दत्त व्यास, भारत धर्म पावस पचासा। भारतेंदु के प्रमुख कवि अप्रभारा। किसी ने रात को तो तुम झापड़ मार उठाया, चप। भारतेंदु के प्रमुख कवि अप्रभारा, तुम्हारे मुंह से आवाज निकलना चाहिए। भारतेंदु के प्रमुख कवि अप्रभारा। आज से क्या आएगा आपका, अंबिका दत्त व्यास। इनकी रचना क्या है, भारत धर्म पावस पचासा। अंबिका दत्त व्यास जी की रचना क्या है, भारत धर्म पावस पचासा। आ हो गया आ। प्रा से आएगा यहाँ पर आपका क्या, प्रताप नारायण मिश्र। प्रा से क्या आएगा, प्रताप नारायण मिश्र। प्रा से आएगा प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना क्या है, प्रेम पुष्पावली। प्रेम पुष्पावली, प्रेम पुष्पावली कोमा श्रृंगार विलास, श्रृंगार विलास। प्रा से क्या आएगा यहाँ पर आपका, प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र, है ना। जब भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, जो श्रृंगार में लीन थे, कौन, प्रताप नारायण मिश्र जी, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने तो बहुत अच्छी लिखा है ना। प्रा से क्या आएगा यहाँ पर आपका, प्रताप नारायण मिश्र। इन्होंने कौन सी रचना लिखी, प्रेम पुष्पावली और श्रृंगार विलास। प्रताप नारायण मिश्र जी की रचना कौन सी है, प्रेम पुष्पावली श्रृंगार विलास। प्रेम पुष्पावली श्रृंगार विलास, क्लियर है ना। फिर भा से आएगा आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र। भा से क्या आएगा, भा से लिखो भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनकी रचना लिखो भारतेंदु हरिश्चंद्र की, प्रेम सरोवर कोमा वेणु गीति। वेणु नहीं रे, वेणु, वेणु गीति। प्रेम सरोवर कोमा वेणु गीति। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना क्या है, प्रेम सरोवर। प्रेम लिख के याद करना, इसको भूल जाओगे तो प्रेम सरोवर वेणु गीति, वेणु गीति, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है, प्रेम सरोवर वेणु गीति। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना क्या है, प्रेम सरोवर वेणु गीति। यहाँ पर आपका चौथा है रा से आएगा आपका यहाँ पर राधा चरण गोस्वामी। रा से क्या आएगा, राधा चरण
गोस्वामी। राज से आएगा राधा चरण गोस्वामी। इनकी रचना थी नवभक्तमाल। नवभक्तमाल है ना, नवभक्तमाल किसकी रचना है भैया? राधा चरण गोस्वामी जी की रचना है। अब पूछ रहा हूँ मैं आप लोग से, है ना, जिससे पूछूंगा वही बताया। क्लियर है ना? भारतेंदु की प्रमुख कवि अप्रभारा। आज से अंबिका दत्त व्यास। भारत धर्म पावस 50। प्रा से प्रताप नारायण मिश्र। प्रेम पुष्पावली श्रृंगार विलास। फिर भा से भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना। प्रेम सरोवर वेणु गीति, मैं बताऊंगा, हाँ कोई नहीं बताएगा। रा से राधा चरण गोस्वामी, नवभक्त माल, याद हो गया। क्लियर? अब भारतेंदु युग के बाद आता है आपका द्विवेदी युग। डालो हेडिंग, द्विवेदी युग। कब से ले कब तक चला है आपका? 1900 से 1920 तक। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि है ना अमय माम। इसका कोड क्या है आपका? अमय माम। अमय माम। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि क्या है आपके? अमय माम। लिख लो इसको। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि क्या है? अमय माम। कोई पूछेगा भारतेंदु युग के प्रमुख कवि अप्रभारा, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि अमय माम। अरे द्विवेदी युग के प्रमुख कवि अमय माम, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, है ना। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि अमय माम। कोई बोलेगा चाइनीज भाषा सीख के आ गया अमय माम। चांग चुंग चांग चुंग चांग चिंग चुंग चोंग चांग चिंग चिंग, चाइनीज भाषा ना। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि क्या होगा तुम्हारे? अमय माम। क्या हो गए? अमय माम। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन हो जाएंगे? अमय माम, है ना, अमय माम। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन है? अमय माम। लिखो, आ से लिखो, आ से लिखो, आ से लिखो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आ से लिखो अयोध्या सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। देश पाठ की इनकी रचना लिखेंगे प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, कोमा बेदही बनवास, बैदेही, बैदेही बनवास, बैदेही बनवास। अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध की रचना क्या थी? प्रिय प्रवास बैदेही बनवास। क्या बोला मैंने? प्रिय प्रवास बैदेही बनवास। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि अमय माम। आ से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। रचनाएं प्रिय प्रवास बैदेही बनवास। दूसरा लिखो महावीर प्रसाद। आ मैं से आएगा क्या? अमय माम। माँ से, आ से हो गया अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध। मैं से आएगा आपका मैथिली शरण गुप्त। मैं से लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त। डालो हेडिंग, मैं से लिखेंगे मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। देश पाड़ के लिखेंगे पंचवटी कोमा साकेत। मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है? पंचवटी कोमा साकेत। मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या? पंचवटी कोमा साकेत। मैथिली शरण गुप्त, पंचवटी कोमा साकेत। हो गया अमय। फिर माँ, माँ माँ माखन लाल चतुर्वेदी। माँ से लिखो माखन लाल चतुर्वेदी। कैलेंडर में लिखा जाता है नाम, है ना, पंडित माखन लाल चतुर्वेदी। कैलेंडर देखना तुम्हारे घर का, माखन लाल चतुर्वेदी। इनकी लिखो हिम किरीटनी समर्पण, हिम किरीटनी कोमा समर्पण। माखन लाल चतुर्वेदी। देश पाड़ के लिखो हिम किरीटनी, हिम किरीटनी, हिम किरीटनी कोमा समर्पण, हिम किरीटनी कोमा समर्पण। माखनलाल चतुर्वेदी लिखो जल्दी, है ना, हिम किरीटनी कोमा समर्पण। आ भी हो गया, मैं भी हो गया, माँ भी हो गया। अब माँ से आएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। माँ से लिखो महावीर प्रसाद द्विवेदी। माँ से क्या लिखेंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। माँ से क्या आएगा आपका? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी रचना लिखो महावीर प्रसाद द्विवेदी की काव्य मंजूषा कोमा सुमन। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना क्या है? काव्य मंजूषा कोमा सुमन। लिख लिए? काव्य मंजूषा कोमा सुमन, है ना। फिर से द्विवेदी के प्रमुख कवि क्या है आपके? अमय माम। आ से अयोध्या से उपाध्याय हरिऔध। इनकी रचना क्या है? प्रिय प्रवास बैदेही बनवास। मैं से क्या है यहाँ पर आपका? मैथिली शरण गुप्त। रचना
पंचवटी साकेत, माँ से माखनलाल चतुर्वेदी, हिमकिरीटनी समर्पण, और माँ से महावीर प्रसाद द्विवेदी, काव्य मंजूषा कोमा सुमन। अब डालो अगली हेडिंग, छायावादी युग के प्रमुख कवियों के नाम। जिनको जान देखे करके जाते जाओ। छायावादी युग के प्रमुख कवियों के नाम। छायावादी युग, छायावादी युग के प्रमुख कवियों के नाम। अब तेरे को जाना तो चल जा चुपचाप, डिस्टर्ब मत करो यहाँ पढ़ाने में, है ना। देखो ना क्या है यहाँ पे, देखो ना, छायावादी युग के प्रमुख कवियों के नाम, है ना। किसके नाम? छायावादी के प्रमुख कवियों के नाम। सन डाल लो, सन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, सन 2009, 12, 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ मैं, है ना। छायावादी के प्रमुख कवियों के नाम, छायावादी के प्रमुख कवियों के नाम। इसका कोड है आपका सुसुजम, कोड लिख लो, है ना। कितना अच्छा कोड बनाया मैंने, सुसुजम, कोड अच्छा है। छायावादी के प्रमुख कवि, कभी नहीं भूलोगे, सुसुजम, है ना, अल्लाह नहीं, है ना। सु, अब इस सु से क्या आएगा यहाँ पर आपका? सुमित्रा नंदन पंत, है ना। सु से क्या आएगा? सुमित्रा नंदन पंत, सु से आएगा सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। इनकी रचना है यहाँ पर आपकी वीणा, क्या है? वीणा युगवाणी। पढ़ जाएगी बेटा, है ना, भैया आके जमा दूंगा तो 2 पढ़, है ना, फिर पूरा निकल जाएगा, है ना, हल्ला नहीं, हल पगलाए नहीं होना, है ना। यहाँ देखो, छायावादी के प्रमुख कवि क्या है आपके? सुसुजम। सु से क्या हो गया? सुमित्रा। हंसाओ मत यार, मैंने अच्छा बनाया हूँ। देखो, सुमित्रा नंदन पंत, हल्ला नहीं, शांत रहो ना। सुमित्रा नंदन पंत क्या है? वीणा युगवाणी। सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या है? वीणा युगवाणी। सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या है? वीणा युगवाणी। ये वाले सु से आएगा आपका क्या? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी, बहुत मुश्किल से बनाया मैंने ये कोड, है ना, याद करना बिल्कुल, तुमको पढ़ने में आसानी लग रही है। जब मैं 10वीं में था ना, रट रट के परेशान, इसका उसमें भूल जा रहा, इसके उसमें भूल जा रहा था, करूँ तो क्या करूँ। फिर मैंने दिमाग लगाया, फिर कोड बनाया था, वो तुमको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। तुम याद करोगे ना पेपर समय में, 4 दिन में याद नहीं होने वाला, अभी समझ लो, अभी 2 घंटे में याद हो जाएगा, है ना। यहाँ पे सु से हो गया सुमित्रा नंदन पंत, वीणा युगवाणी। बड़े वाले सु से आएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना यहाँ पर आपकी अनामिका। क्या है यहाँ पर आपकी? अनामिका, अनामिका और परिमल। अनामिका और क्या है? परिमल, परिमल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना क्या है? अनामिका और परिमल। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना क्या है? अनामिका परिमल। क्या है? अनामिका परिमल, है ना। जा से आएगा आपका जयशंकर प्रसाद। जा से क्या आएगा? जयशंकर प्रसाद। जा से क्या आएगा? जयशंकर प्रसाद। जा से क्या आएगा यहाँ पर आपका? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी की रचना क्या है यहाँ पर आपकी? कामायनी, कामायनी कोमा आंसू। कामायनी कोमा आंसू। जयशंकर प्रसाद जी की रचना क्या है? कामायनी कोमा आंसू। माँ से यहाँ पर आपका आएगा महादेवी वर्मा। माँ से क्या आएगा? महादेवी वर्मा। माँ से आएगा महादेवी वर्मा। इसकी इनकी रचना क्या है? निहार। निहार कोमा रश्मि। महादेवी वर्मा की रचना क्या है? निहार कोमा रश्मि। कभी नहीं भूलोगे ना। छायावादी युग के प्रमुख कवि सुसुजम। सु से सूर्यकांत त्रिपाठी, सु से सुमित्रा नंदन पंत, वीणा युगवाणी। सु से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अनामिका परिमल। जा से जयशंकर प्रसाद, कामायनी आंसू, और माँ से महादेवी वर्मा निहार रश्मि। चलो अब 3 ठो बच्चे यहाँ पर आपके, ये तीसरा हो गया ना। उसके बाद फिर चौथा में यहाँ पर आप लिखोगे क्या? प्रगतिवादी। कौन से? प्रगतिवादी काव्य। प्रगतिवादी, प्रगतिवादी काव्य। प्रगतिवादी काव्य के प्रमुख कवि। प्रगतिवादी काव्य के प्रमुख कवि नाकेश त्री।
कोड याद कर लो बिल्कुल। कोड क्या बनाया यहां पर अपन ने इसका, नाकेशित्री, नाकेशित्री। प्रगतिवादी काव्य के प्रमुख कवि, प्रगतिवादी काव्य कब से लेकर कब तक चला आपका, प्रगतिवादी काव्य 1936 से 43 तक, 1936 से 43 तक। प्रगतिवादी काव्य के प्रमुख कवि, किसे कवि, प्रगतिवादी काव्य के प्रमुख कवि। प्रगतिवादी काव्य कब से कब तक चला, 1936 से 1943 तक चला। और प्रगतिवादी काव्य के प्रमुख कवि कौन थे, नाकेशित्री। फिर से, प्रगतिवादी काव्य के प्रमुख कवि कौन है, नाकेशित्री। प्रगतिवादी काव्य के प्रमुख कवि नाकेशित्री। अब भी याद कर लो, प्रगतिवादी काव्य के प्रमुख कवि नाकेशित्री। अरे नाकेशित्री कौन थे, प्रगतिवादी काव्य के प्रमुख कवि नाकेशित्री। ना से आएगा आपका नागार्जुन, ना से क्या आएगा, ना से आपका आएगा नागार्जुन, ना से क्या आएगा, नागार्जुन। नागार्जुन की रचना थी युगधारा, नागार्जुन की रचना क्या थी, युगधारा। नागार्जुन की रचना लिखी है युगधारा। के से आएगा आपका केदारनाथ अग्रवाल, के से क्या आएगा, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल। कैसे क्या आएगा, केदारनाथ अग्रवाल। कैसे क्या आएगा, केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल जी की रचना थी युग की गंगा, क्या थी, युग की गंगा, युग की गंगा। ना से आएगा नागार्जुन, इनकी रचना है युगधारा। के से आएगा केदारनाथ अग्रवाल, रचना क्या है इनकी, युग की गंगा। केदारनाथ अग्रवाल की रचना क्या है, युग की गंगा। शी से क्या आएगा, शिव मंगल सिंह सुमन। शी से क्या आएगा, शिव मंगल सिंह सुमन। सी से आएगा शिव मंगल सिंह सुमन। शिव मंगल सिंह सुमन की रचना थी हिल्लोल, हिल्लोल, कितना अच्छा नाम है, हिल्लोल, गजब। शिव मंगल सिंह सुमन की रचना क्या थी, हिल्लोल। अब त्रि से आएगा आपका त्रिलोचन, ये त्रि छोटी की मत लगा देना, त्रि है ना। त्रि से क्या आएगा, त्रिलोचन। त्रि से आएगा त्रिलोचन। त्रिलोचन जी की रचना क्या थी यहाँ पर आपकी, धरती, क्या थी, धरती। मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, धरती रचना किसकी थी, त्रिलोचन की थी। प्रगतिवादी काव्य के प्रमुख कवि कौन है, नाकेशित्री। ना से नागार्जुन, रचना युगधारा। के से केदारनाथ अग्रवाल, रचना युग की गंगा। शी से शिव मंगल सिंह सुमन, रचना क्या थी, हिल्लोल। और त्रि से क्या थी, त्रिलोचन, उनकी रचना क्या थी, धरती। अब भैया सेकंड लास्ट, प्रगतिवादी काव्य के प्रमुख कवि। सॉरी, ये जो प्रगतिवादी लिखे थे ना, इसको प्रयोगवादी कर लो। ये प्रयोगवादी काव्य के थे, है ना। प्रयोगवादी काव्य के प्रमुख कवि कौन थे, नाकेशित्री। फिर से, प्रयोगवादी काव्य के प्रमुख कवि कौन थे, नाकेशित्री। ना से नागार्जुन, के से केदारनाथ अग्रवाल, सी से शिव मंगल सिंह सुमन और त्रि से त्रिलोचन। अब प्रयोगवादी काव्य के बाद आता है आपका प्रगतिवादी काव्य। प्रयोगवादी काव्य के बाद क्या आएगा, प्रगतिवादी काव्य। 1943 से 1950 तक, 1943 से 1950 तक क्या चला आपका, प्रगतिवादी काव्य। कब से लेकर कब तक चला, प्रगतिवादी काव्य आपका चला 1943 से 1950 तक आपका चला। कौन सा काव्य चला, प्रगतिवादी काव्य, है ना। प्रगतिवादी काव्य आपका चला। 2 मिनट। सबसे पहले क्या चला, भारतेंदु युग। भारतेंदु के प्रमुख कवि कौन थे, अमय अप्रभारा। उसके बाद सेकंड क्या आया आपका, द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि कौन थे, अमय माम। तीसरा आया आपका क्या, छायावादी युग। छायावादी युग के प्रमुख कवि कौन थे, सुसुजम। क्लियर। छायावाद के बाद आया प्रगतिवादी। छायावाद के बाद क्या आया, प्रगतिवादी। प्रगतिवादी करो उसको, काट के फिर से प्रगतिवादी करो, ये इसको प्रगतिवादी से। छायावाद के बाद क्या आया, प्रगतिवादी। पहले प्रगति होगी फिर तो प्रयोग होगा ना, लिखो ना, प्रगतिवादी लिखो, है ना। छायावाद के बाद क्या आएगा आपका, प्रगतिवादी। इसको प्रगतिवादी करो, कर ली प्रगतिवादी युग, करो प्रगतिवादी, कर ली प्रगतिवादी। अब प्रगतिवादी हो गया आपका प्रगतिवादी। क्लियर। प्रगतिवादी काव्य के प्रमुख कवि कौन है, नाकेशित्री। प्रगतिवादी काव्य के प्रमुख कवि कौन है, नाकेशित्री। अब प्रगतिवादी के बाद आपका 5वां नंबर में आएगा प्रयोगवादी काव्य।
5वें नंबर में क्या आएगा? प्रयोगवादी काव्य। प्रयोगवादी काव्य आपका चला 1943-1950 तक। क्लियर? प्रयोगवादी काव्य कब से कब तक चला? 1943-1950 तक। क्या चला आपका? प्रयोगवादी काव्य आपका चला 1943 से कब तक चला? प्रयोगवादी काव्य कब से कब तक चला? 1943 से 1950 तक चला। और प्रयोगवादी काव्य के कवि थे अमुधस। कौन थे? अमुधस। लिख लो, अमुधस। प्रयोगवादी काव्य के प्रमुख कवि कौन थे आपके? अमुधस थे। प्रयोगवादी काव्य के प्रमुख कवि कौन थे? अमुधस जी थे। अमुधस। प्रयोगवादी काव्य के प्रमुख कवि कौन थे? अमुधस। प्रयोगवादी काव्य में आ से आपका आएगा अज्ञेय। आ से क्या आएगा आपका? अज्ञेय। अज्ञेय की रचना है हरी घास पर क्षण भर। आ से अज्ञेय। अज्ञेय की रचना क्या है? हरी घास पर क्षण भर। मुंह से आएगा मुक्ति बोध। मुंह से क्या आएगा? मुक्ति बोध। मुक्ति बोध की रचना क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है। तो चांद का मुंह कैसा है? टेढ़ा है। हाथ से अज्ञेय। अज्ञेय की रचना क्या है? हरी घास पर क्षण भर। और मुंह से मुक्ति बोध। चांद का मुंह टेढ़ा है। धा से क्या आएगा आपका? धर्मवीर भारती। धा से आएगा धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। अंधा युग। अंधा युग। अंधा युग। फिर चौथा है सा से आएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सक की सेना, सक्सेना। बांस के पुल। बांस के पुल। भैया प्रयोगवादी काव्य के प्रमुख कवि कौन है? अमुधस। प्रयोगवादी काव्य के प्रमुख कवि क्या है? अमुधस। प्रयोगवादी काव्य के प्रमुख कवि अमुधस। आ से क्या आएगा आपका? अज्ञेय। अज्ञेय की रचना क्या है? हरी घास पर क्षण भर। मुंह से आएगा मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की रचना क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा है। धा से आएगा धर्मवीर भारती। रचना क्या है? अंधा युग। और सा से आएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बांस के पुल। अब लास्ट लिखो, नई कविता के प्रमुख कवि। लास्ट लिखिए, नई कविता के प्रमुख कवि। नई कविता के प्रमुख कवि। नई कविता के प्रमुख कवि। नई कविता कब से कब तक चली आपकी? 1950 से आज तक। आज तक 1950 से कब तक चली है? आज तक चली। कौन सी कविता? नई कविता। 1950 से आज तक चली। देखो यही होता है, पढ़ना याद तुम भी कर लोगे, याद वो भी कर लेंगे, लेकिन जो डेडिकेट होते हैं ना उनको तुम 10 घंटे के तुम 12 घंटे बिठा लो। जिनके अंदर लगन होती है ना वो मेहनत से पढ़ते हो। जो उनके अंदर लगन नहीं होती है वो क्या जाते हैं? भग जाते हैं। तुम लोग यहाँ पर बैठो मतलब तुम लोग के अंदर एक जज्बा है, तुम लोग के अंदर एक लगन है, तुम लोग के अंदर एक जुनून है कुछ कर दिखाने की। अगर तुम ढंग से पढ़ाई करोगे तो तुम आराम से 85 के तुम 90 के तुम 99% बना सकते हो। इसका रीज़न क्या है? तुम्हारे अंदर क्या है? लगन है ना। अगला क्या? तुम्हारा नई कविता के प्रमुख कवि। नई कविता के प्रमुख कवि। नई कविता के प्रमुख कवि है ना भदुनकु। कोड क्या है इसका? भदुनकु। नई कविता कब से कब तक चली? 1950 से आज तक, है ना। कोड क्या है इसका? भदुनकु। भदुनकु। नई कविता कोड क्या है? भदुनकु। नई कविता कोड क्या है? भदुनकु। भा से लिखेंगे, भा से भवानी प्रसाद मिश्र। भा से क्या लिखेंगे? भवानी प्रसाद मिश्र। भदुनकु, है ना। भा से लिखेंगे भवानी प्रसाद मिश्र। भा से क्या लिखेंगे? भवानी प्रसाद मिश्र। देश पाठ के लिखेंगे रचनाएं सन्नाटा कोमा गीत फरोश। इनकी रचनाएं क्या है? सन्नाटा कोमा गीत फरोश। भदुनकु। भा से भवानी प्रसाद मिश्र। रचनाएं सन्नाटा कोमा गीत फरोश। दूसरे दुष्यंत कुमार। सन्नाटा कोमा गीत फरोश, है ना। गीत फरोश। फरोश सा सरोते वाला, है ना। उसका अगला है दूसरे दुष्यंत कुमार। दूसरे आएगा आपका दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार जी की रचना थी सूर्य का स्वागत कोमा आवाज़ों के घेरे। दुष्यंत कुमार जी की रचनाएं थी सूर्य का स्वागत कोमा आवाज़ों के घेरे। सूर्य का स्वागत कोमा आवाज़ों के घेरे। दूसरे दुष्यंत कुमार सूर्य का स्वागत कोमा आवाज़ों के घेरे।
भदू, ना से आएगा आपका नरेश मेहता, ना से आएगा नरेश मेहता। नरेश मेहता की रचना है बन पांखी सुनो कोमा उत्सव। नरेश मेहता की रचना क्या है? बन पांखी सुनो कोमा उत्सव। नरेश मेहता की रचना लिखो, बन पांखी सुनो, बन पांखी सुनो कोमा उत्सव। कु से कुंवर नारायण, बन पांखी सुनो कोमा उत्सव। और कु से आएगा कुंवर नारायण, कु से क्या है? कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की रचना है चक्रव्यूह कोमा आमने सामने। कु से कुंवर नारायण, कुंवर नारायण की रचना है चक्रव्यूह कोमा आमने सामने। कु से है कुंवर नारायण, इनकी रचना है चक्रव्यूह कोमा आमने सामने। कुंवर नारायण की रचना क्या है? चक्रव्यूह कोमा आमने सामने। अब तुमको पूरा याद करना है ना, हिंदी भी याद करना शुरू करो।